हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमर है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विथ अमर। अब मेन आइडिया इस चैनल को बनाने का ये है कि आज तक मेरा जो भी शेयर मार्केट में नॉलेज है मैं उसको शेयर कर सकूँ। और इस नॉलेज शेयरिंग से जितना भी जो भी जुड़ पाते हैं हमारे साथ उनका हेल्प हो सके वो हेल्प हो पाए। इस कड़ी में मैं आज एक शेयर करूंगा जिसमें मुझे लगता है जिसका फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अ, हम आगे और भी बात करेंगे मेरे बारे में, मैंने क्या सीखा है, मैंने आज तक क्या ट्रेड किया है, बट वो आगे के वीडियो के लिए छोड़ूंगा। आज मेनली मैं एक शेयर के बारे में बात करूंगा। ये शेयर किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है और इसमें मेरी पर्सनल होल्डिंग है। और मैं डिस्क्लेमर ये भी देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ और इस शेयर को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कोई नहीं माने। सो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक सरकारी कंपनी के बारे में है, कोल इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं कि कोल इंडिया एक महारत्ना कंपनी है। महारत्ना कंपनी ज़्यादा नहीं है देश में। आई थिंक रिसेंटली OIL 13th महारत्ना कंपनी बनी थी। टोटल 12-13 ही महारत्ना कंपनी है। महारत्ना का मतलब है कि काफ़ी हेवी वेट कंपनीज हैं और स्ट्रेटेजिकली कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि एनर्जी फील्ड से संबंध रखती है कोल इंडिया, और काफ़ी स्टेक गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। डिफरेंट कोल इंडिया के आउटलेट्स हैं, मतलब ऑफिसेज हैं जहाँ पे मतलब काफ़ी प्रेस्टिजियस PSU कंपनी है। अब कोल इंडिया मुझे क्यों इतना लुक्रेटिव लगता है अभी, मेरी होल्डिंग इसमें काफ़ी पहले से है, 150 से ही है। फिर मैंने उसको एवरेज किया, अभी मेरा एवरेज 180 का है। मैं इसे डिक्लेयर कर सकता हूँ। और मुझे अभी क्यों लग रहा है, क्योंकि देर आर मल्टीपल रीजंस, मैं उन सबको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला रीज़न है कि अभी इसमें कुछ चार्ट पैटर्न ऐसा डेवलप हो रहा है जो कि लगता है कि आगे चल के इसमें काफ़ी बम्पर रिटर्न बन सकता है जो भी इन्वेस्टर है उनका। इसको मैं जनरली ट्रेडिंग आइडियाज़ नहीं शेयर करता हूँ। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी, जो भी शेयर मैं बताऊंगा वो वेल्थ बना के देगा। और मैं इसका एक रिकॉर्ड भी, एक रिजल्ट भी सामने पेश करूंगा बाद में कि मैंने कब रिकमेंड किया था और कब उसका क्या वैल्यू हुआ। मैं उसमें निकल रहा हूँ या नहीं निकल रहा हूँ वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये दिखाऊंगा कि हाँ, ये कैसे आप कब इन्वेस्ट करें और कब कैसे पैसे बनते हैं। तो जैसे कि कोल इंडिया के बारे में कि मैंने बता ही दिया, महारत्ना कंपनी है। महारत्ना कंपनी होने के बावजूद ये आगे चल के कैसे ग्रो होते रहेगा, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम तो ग्रो कर ही रही है। उसका उसका मेन इम्पैक्ट ये है कि हमें हमारा जो डे टू डे हमारा जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले हमें कम जरूरत होता है। जैसे भी कोई कंट्री डेवलपिंग से, अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग होती है, उसका ये एक सिंपल मेट्रिक है कि उसका एनर्जी पर कैपिटा एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो अगर हम अभी डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, थर्ड होने वाले हैं, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था रिसेंटली। तो इसका डायरेक्ट इंडिकेशन है कि हम लोग का पर कैपिटा एनर्जी एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा इनकम सब बढ़ने वाला है। तो ये कि सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा है, रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो अपने आप को रीब्रांडिंग कर रही है, कोल CIL एनर्जी इंडिया नाम से। और इसका जो मेन मकसद है वो फॉरेन में जाके मिनरल एक्सप्लोरेशन का भी होगा। और ये अपने आप को एक रिन्यूएबल एनर्जी साइड में भी अपने आप को एक्सपोज कर रही है। पहले तो ये टोटली थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन में ही थी, है, लेकिन अब ये आगे चल के अपने आप को रीब्रांडिंग कर रही है। कैसे? ये CIL से CIL एनर्जी इंडिया, जिसमें ये अपना रिन्यूएबल एनर्जी के भी कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करेगी। राइट। सो अगला रीज़न ये मुझे लगता है कि इंडिया का कमिटमेंट भी था कि क्लाइमेट चेंज, जो भी पेरिस क्लाइमेट चेंज वगैरह जो हम लोग साइन करते हैं एज अ कंट्री लेवल, कि हम अपना 50% एनर्जी एक्सपेंडिचर भी रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे। तो हमें हमें CIL कोल इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में ये डर रहता था कि
ये आगे चल के रिन्यूएबल पे जब जोर लगेगा तो कोल इंडिया का उतना इम्पैक्ट नहीं होगा इकोनॉमी में, और वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं बना के देगी, क्योंकि इसका जो मार्केट है वो श्रिंक कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसने अपना अपने आप को रीब्रांडिंग कर लिया। तो आई थिंक मार्केट इसको नए तरीके से इसको इवेल्युएट करेगा, और इसको नया आपको इसको मार्केट नए तरीके से इवेल्युएट करेगा, और इसको एक जब नया ब्रांड मिल रहा है तो इसका वैल्यूएशन भी अलग तरीके से होगा। सेकेंडली, जो मुझे लगता है कि अभी जो एनर्जी का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट 46% है, कि हमारा जो कोल ही हमारा एनर्जी प्रोडक्शन करता है 46% एज ऑफ 2022, और ऑयल का 24, बायोमास का 20, नेचुरल गैस का। तो नेचुरल कंपोनेंट और रिन्यूएबल एनर्जी का कंपोनेंट जो हाइड्रो, न्यूक्लियर, सोलर और विंड है वो भी बढ़ेगा। बट अब इस कंपोनेंट जब भी बढ़ेगा तो उसमें कोल इंडिया का भी हाथ होगा, राइट? सो हाँ, तो ये आगे चल के देखते हैं कि कैसे क्या होता है, बट एट द सेम टाइम हम लोग को ये भी देखना है कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। तो कोल इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं कि ये काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, मैं रिकमेंड करूंगा, स्क्रीनर फ्री भी है। तो अ, अ, इंडिया के बड़े कंपनीज में ये शामिल है। 1,44,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 234 रुपये के अभी प्राइस पे चल रहा है। अगर मैं प्राइस को कंपेयर करूं हिस्टोरिकली, 2010 अक्टूबर में कोल इंडिया का आईपीओ आया था। उस समय वो प्राइस था 225 से 245 का बैंड था। तो आज भी अपने आईपीओ प्राइस जो इनिशियल आया था उससे अपने कम पे ही ट्रेड कर रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका ओएफएस भी लॉन्च किया था, उसका भी जो बैंड था 225 का ही था। तो काफ़ी नीचे वैल्यूएशन है। और जब इसमें जब इसको री रेटिंग मिलेगा तो इसका इसका प्राइस आगे जाना ही है, और मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि कैसे बढ़ता है। 5 का पी काफ़ी लो है, इसका डेट भी काफ़ी लो है, ओनली 8% है। प्रमोटर का इक्विटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इक्विटी भी इसमें 63% है। और अगर आर देखें तो 71 का है, आर देखें 56 का है, काफ़ी सुंदर है। और सोने पे सुहागा ये है कि डिविडेंड यील्ड 10% है। डिविडेंड यील्ड का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो 10 रुपये का तो आपको डिविडेंड ही आ जाएगा, और प्राइस अगर 100 रुपया आपका 110 हो गया तो वो भी 10% बढ़ रहा है। तो ये एक मतलब आप कुछ ना भी करें, आपका प्राइस अगर घट भी रहा है तो भी 10% है, और ये इस प्राइस पे है। अगर प्राइस और नीचे जाता है तो कितना ऊपर का डिविडेंड है। और ये अपने, अगर आप देखें तो हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत महंगा ले रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं। अपने करंटली ये 50 डेज डी ईएमए और फिर 200 डेज ईएमए के ऊपर ही चल रहा है। तो मतलब अभी इसका सही चल रहा है, मतलब बुलिश इसको कह सकते हैं कि अपने अगर दोनों ईएमए के ऊपर चल रहा है तो बुलिश है। ये मैंने मैक्सिमम करके मैं दिखा रहा हूँ इसका कि कितना है, मतलब अपने जनरल अगर आप देखें तो इसका ये प्राइस बैंड है 252, जनरली वन 100 टू 400 450 के लगभग, बट अभी ये इतना पे ही चल रहा है। और इसका ग्रोथ इसके आसपास ही जाके है। मेरा जो टारगेट है इसका, मुझे लगता है कि 400 के लगभग ही है, अपने आप को सेटल करना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। अगर इसका ओवरऑल पी रेशियो भी देखें तो 13-14 का है। 10 ईयर का देखते हैं तो वो भी 12 का है। 5 ईयर का देखें तो भी 6 का है, लेकिन 10 ईयर्स अगर मान के चलते हैं तो भी 12 का है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से ये डबल हो सकता है। और कैसे हो सकता है, अगर हम क्वार्टरली ग्रोथ देखें, इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी कल बीच परसों आ रहा है, 8 अगस्त को आने वाला है। तो वो भी एक ध्यान देने वाली बात है अगर जो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट लास्ट क्वार्टर में 5,000 करोड़ का है, और ये ग्रोइंग ही है। अगर आप सेल्स देखें तो 27,000 करोड़ मार्च 2020 में था, और 38,000 करोड़ है। तो ये ग्रोइंग सेक्टर ही है। धीरे धीरे ये इसमें ग्रोथ ही आ रहा है। और अगर ईयर टू ईयर देखें तो कहाँ 72,000 करोड़ का सेल था, उसके बाद 138, मतलब डबल हुआ है। और नेट प्रॉफिट 14,000 करोड़ से डबल हुआ है, 28,000 करोड़। अब हम देखते हैं इस ईयर का कैसा रहता है फ्लो। एट द सेम टाइम कि कोल प्राइसेस जो थे बीच में बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को तो ज़रूर हुआ होगा। बट चूंकि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है और ये अब सेल में इन्वॉल्व है उसी प्राइस में, तो इसको फ़ायदा तो ज़रूर ही हुआ होगा। बट ओवरऑल जो करंट प्राइस भी है, अगर आप पिछले 10 साल का प्राइस देखें तो उससे डबल पे चल रहा है। अगर एवरेज भी मान के चले तो 50 मान ले तो अभी भी 106 पे चल रहा है। $106 प्रति टन, 1 टन में 1,000 किलो। सो प्राइस काफ़ी सही है, ज़्यादा नीचे भी नहीं है, और ये फिर से वापस जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ये नीचे भी आ सकता है। बट ओवरऑल पीक के कम होने के कारण इसका जो ग्रोथ होगा वो ऊपर की ओर ही होगा। अब हम आते हैं समझने के लिए कि
हाँ, इसमें तो हो ही गया, ज़्यादा कुछ दिखाने का नहीं है। CWIP भी ग्रोथ पे ही है, मतलब कि कितना अभी बचा हुआ है जो प्रोडक्शनाइज होने वाला है। तो उसमें भी हमारे पास 17-18 हज़ार करोड़ पैसे पड़े हुए हैं, है ना। उतना उतना माल पड़ा हुआ है, वो भी हमारा बिकने वाला है, वही पैसा ही आने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। आपका प्रमोटर जो है 63% होल्ड करते हैं, रिसेंटली 3% OFS में दिया है, तो वो भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि पब्लिक के पास है ही नहीं 5%, कुछ भी नहीं है पब्लिक के पास। तो जिसमें क्या बोले, ये फ्री फ्लोट जो भी शेयर होता है पब्लिक के पास कम होता है, तो ग्रोथ जो मेन ड्राइवर होते हैं वो जो स्ट्रांग हैंड होते हैं वही मैनिपुलेट करते हैं। तो हमारे DII के पास, हमारे म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 63 और LIC के पास है 11%। तो 74 तो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही हाथ में पैसे हैं। और उसमें भी CPSE एक्सचेंज, ये भी गवर्नमेंट का ही ETF है, उसमें 3% है। तो काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रांग होल्डिंग है। और आप खुद से समझ सकते हैं कि पराग पारिक फंड में 1.42 है, रिसेंटली 1 ईयर में इन लोगों ने इकट्ठा किया है। तो कैसे स्ट्रांग हैंड्स इसमें अपना बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये लुक्रेटिव लग रहा है। FIRs जो कभी भी 7-8% से ऊपर नहीं बढ़े थे, रिसेंटली देखिए आप 9.3 तक जा चुके हैं। तो मतलब कैसे जो जो विजनरी लोग हैं, जो ज़्यादा जिनके हाथ मजबूत हैं, वो इसमें अपने पैसे लगाए जा रहे हैं। अब हम क्विकली कोल इंडिया का चार्ट देखते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें दिख रहा है हमें। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक कप विथ हैंडल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मल्टीपल हैंडल्स बन रहे हैं। पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमें दिख रहा है कि ये कप विथ हैंडल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बट उसको हम कंसिडर कर सकते हैं इसके हिसाब से। अगर हम इसको कप विथ हैंडल यहाँ इसको कंसिडर करें, और इसके हिसाब से अगर हम देखें कि यहाँ से कितना बनता है, तो सॉरी, वो रिकॉर्डिंग में एस्केप दाबने से रिकॉर्डिंग बंद हो जा रहा है। तो मैंने सारा डायग्राम बना लिया है ताकि मैं सीधे एक्सप्लेन करूं, और वीडियो को, पहले वीडियो का ऐसे ही समापन हो जाए। तो जो भी था, जो भी ये वीडियो, ये जो कोल इंडिया का चार्ट दिख रहा है वो डेली चार्ट है। और मैं ट्रेडिंग व्यू वेब ऐप यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें दो चार्ट अपना छाटा है पैटर्न। एक जो है वो है आपका कप विथ हैंडल, कॉम्प्लेक्स हैंडल है। मैं अपने इससे दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे कप बन रहा है। और जो कप की जो डेप्थ है उसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया है, जिससे कि जो टोटल जो टारगेट आ रहा है वो है आपका टू 299, मतलब 300 के लगभग का ये टारगेट है। और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 30% है अभी भी, क्योंकि अभी 234 का भाव चल रहा है, और लगभग 23 या 69 होगा, लगभग लगभग 70.30% लगभग लगभग है। और जो उसके ऊपर का जो पैटर्न है, जो कि अब ऑब्वियसली कप विथ हैंडल ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, ये लगभग 27 जुलाई को ये ऊपर जा भी चुका था, फिर वापस आके अपना अभी 234 पे है, 264 तक जा चुका था ऑलरेडी। तो इसका जो बड़े जो अभी जो पैटर्न बनने वाला है वो है कप विथ हैंडल, जो कि ये लेफ्ट, सॉरी, हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनने वाला है। ये है लेफ्ट शोल्डर। राइट शोल्डर पूरा पूरी बना नहीं है, अभी बनने वाला है। हेड कंप्लीट हो चुका है। तो इस हिसाब से जो हेड की जो डेप्थ है लगभग लगभग 154 है। उसको अगर हम हेड के ऊपर प्लॉट करते हैं तो लगभग लगभग 419 का टारगेट आता है, जो कि अभी करंट प्राइस से लगभग लगभग 78% ऊपर है। सो इसीलिए काफ़ी प्रॉमिसिंग है, और लगभग 6 to 9 मंथ्स में, 3 महीने में भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीने अगर कोई पैसे लगाता है इसमें तो आराम से 70 से 80% बन सकता है। और मैंने यही सोच के पैसे लगाया है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे ही शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है। मैं ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको इन्वेस्ट करके ही नए लोगों को अच्छे क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक्स में ही लगा के पैसे बन सकते हैं, अगर रिस्क लेना है तो। अगर रिस्क नहीं लेना है तो फिर म्यूचुअल फंड, ऑब्वियसली SIP करके लोग पैसे बनाते भी हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीके से मुझे लुक्रेटिव ऑप्शन दिखता है। और फिर भी 419 भी इसका जो लाइफ टाइम हाई है, जो कि 445 के लगभग है, उससे नीचे ही रहेगा। तो थिंक अबाउट इट। ये सस्ते में माल उठाने का है और अपना पैसा बना के मतलब निकल लेना है। वही है कि इससे आसान तरीका नहीं है, और इसको बहुत लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि 5 दिन में ही पैसा निकालने के लिए।
5 दिन में कोई भी पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है तो वो छठे दिन में निकल भी जाता है। ये एक अच्छा तरीका है। अच्छे शेयर आपको ऐसे ही चुनने हैं। मैं ऐसे ही आपको सिखाता रहूँगा जो भी मुझे आइडियाज़ मिलेंगे। ऑब्वियसली ज़्यादा आइडियाज़ नहीं मिलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा इनिशियली कि एक वीक में एक वीडियोज़ तो बनाऊँ, ताकि जिससे मैं लोगों को सही तरीका सिखा सकूं। ये स्टॉक रिकमेंडेशन के जगह पे एक तरीका, एक कैसे चुना जाता है, कैसे पैसे लगाए जाते हैं, मैं खुद भी दिखा सकता हूँ। और मैं ये इसका परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा खुद भी ट्रैक करके। और मैं खुद ही बता चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी इस शेयर में इन्वेस्टेड हूँ। तो पहले वीडियो के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।